बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। भारतीय मुनाफिकत की एक और कहानी। कहने को तो वो क्लेम करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इंसानी हकूक़ की फराहमी है वो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट को रिलेट कर रहा हूं भारतीय जो शिद्दत पसंदी है जेलों के अंदर, जो कि कश्मीर के अंदर जारी और सारी है बड़ी देर से। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ अहमद शाह साहब 2017 में तिहाड़ जेल के अंदर थे। आखिरकार उनकी मौत वाक़ई हो जाती है और ये सब रियासत की ज़मानत होती है एक कैदी की जो सेफ गार्ड करना होता है उसको। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा सान्या है और बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी एज के आदमी थे, 66 ईयर्स के सैयद अल्ताफ़ अहमद शाह। इनके वालिद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रुकन थे और शेख अब्दुल्ला के साथ होते थे। और श्रीनगर में एक बहुत अंदर एक शहर है, जैसे असल शहर, असल श्रीनगर कहते हैं। इस शहर के अंदर कोई पर नहीं मार सकता था शेख अब्दुल्ला के ख़िलाफ़। शेख अब्दुल्ला वो था जिसने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करके बाकायदा कश्मीर का सारा मसला तय किया था। उसके अंदर ये शख्स जो है ये इस्लामी जमीयत तलबा में शामिल हुआ और उस वक़्त इस्लामी जमीयत तलबा के जो नाज़म थे अयूब ठाकर, तजम्मुल इस्लाम वगैरह, वो बाकायदा इसके घर आया करते थे और बाकायदा इसके वालिद का एक कॉन्ट्रैक्ट भी था कि ये तुम किस तरफ चल पड़े हो। और ये ऑल द टाइम जैसे कहते हैं हुर्रियत के साथ उस वक़्त से चल रहे थे। इनकी वहाँ पर संतोष होजरी थी और इसको बल्कि वहाँ कश्मीरी जो हैं वो अल्ताफ़ संतोष भी कहते थे। कारोबारी आदमी, वहाँ का रहने वाला, हुर्रियत। ये फिर सैयद अली गिलानी के दामाद बने। सैयद अली गिलानी ने जो सोबतें उठाई हैं, अगर यूरोप जो है मुतसब ना होता तो नेल्सन मंडेला जो है उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। मैं साउथ अफ्रीका में वो जजीरा देख के आया हूँ जिसमें नेल्सन मंडेला रहे हैं। वो रॉबिन्सन क्रूसो वाली सूरत हाल लगती है वो। लेकिन अली गिलानी अपने घर के अंदर, छोटे से चंद मरले के घर के अंदर, जिसके दरवाजे के बाहर ताला था, जिसकी खिड़कियों से वो झांक सकता था, उसमें वो रहे हैं और इंतहाई शदीद बीमारी के दरमियान रहे हैं। मुद्दत तो उन्होंने जेल में काटी। ये उनका मैं अभी बात कर रहा था, हमारे दोस्त हैं इफ्तिखार गिलानी, इनके बहनोई अल्ताफ़ अहमद शाह साहब इंडिया छोड़ गए और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया छोड़ा है वो आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से। तो मैंने कहा कि आप बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को तो मारते हैं लेकिन रोने भी देते हैं। भारत में हमें मारने के बाद रोने की भी इजाज़त नहीं है। इनकी जो बीवी की बहन है, जो उनकी बीवी हैं, वो चले गई हैं उनके लिए। आप अंदाज़ा करें कि 1990 में इनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, 2-3 साल वहाँ गिरफ्तार रहे। फिर उसके बाद 2017 में ये तिहाड़ जेल में अंदर है। दिल्ली की बड़ी मशहूर जेल है और बड़ी बदनाम ज़माना जेल है। आज से नहीं, अंग्रेज़ के ज़माने से बदनाम ज़माना जेल चली आ रही है। ऐसे ही अगस्त में इनको कंप्लेन शुरू हुई और कंप्लेन का दौरान उन्होंने कहा मुझे दर्द है, और जो जेल का डॉक्टर था वो इनको कहता था कि आप पेन किलर ले लें और आप चले जाएं। और पेन किलर के बाद ये हो जाते थे। अचानक उनकी पेन जब ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उनसे भी हैंडल नहीं हो रही थी। तो वहाँ एक मशहूर करीबी जेल के दरमियान नज़दीक एक हॉस्पिटल है, दीन दयाल उपाध्याय। ये बड़ा लीडर था जो जैसे कहते हैं ना इकट्ठे करने, बैनुल मज़हब जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं वैसे, उसको बड़ा वो मानते हैं। उसके नाम पर उन्होंने अस्पताल खोला, दीन दयाल उपाध्याय। तिहाड़ जेल के साथ थोड़ी दूर आ गया। उसके अंदर उन्होंने शिफ्ट किया तो वहाँ पर जो इनकी बेटी हैं, जो बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, रोआ शाह, उन्होंने मिलने की कोशिश की और उनको मिलने नहीं दिया गया बार बार। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं। 5 मिनट के लिए जब उन्होंने पेन की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा केस लेके जाना चाहती हूँ जेल में, मुझे कुछ लिख दें, वरना लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं करें। लिखने की इजाज़त नहीं, कागज़ कलम नहीं दिया गया कि आप इसके लिए तिहाड़ जेल से परमिशन लेके आएंगे। फिर तिहाड़ जेल में परमिशन लेने के लिए गई हैं और फिर उसके बाद उन्होंने कागज़ कलम लिया है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मेरा बाप बीमार है और बहुत बुरी शदीद पेन में है और वो पेन जो है वो किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं होती, तो आप उसको शिफ्ट करें किसी जगह पे ताकि उसको किसी न किसी तक उसका इलाज हो जाए।
उन्होंने माना नहीं, लेकिन उन्होंने एक विलिंगटन हॉस्पिटल, जैसे हमारे यहाँ विलिंगटन हॉस्पिटल है, वैसे भी हॉस्पिटल है वहाँ पर दिल्ली के अंदर, उसका आजकल कुछ और नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, उस विलिंगटन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जहाँ ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट ही नहीं था। अब अभी तक ये शख्स डायग्नोज नहीं हो रहा कि इसका डायग्नोसिस क्या है, कैंसर है, क्या है, नहीं है, सब कुछ। फिर हाई कोर्ट में वो गई हैं, और हाई कोर्ट में उन्होंने एम्स जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पता नहीं इंटरनल मेडिसिन, इस तरह, ठीक है, उसके अंदर उनको शिफ्ट किया है। तो उस समय पता चला है कि उसको तो लास्ट स्टेज का रीनल कैंसर है, किडनी का कैंसर है। लेकिन शिफ्ट होने के घंटे 1.5 घंटे के बाद वो कोमा में चले गए, फिर तो डेज के दिन बाद थी, फिर तो पेन किलर के बाद। मसला ये कहने का नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान के तमाम चैनल्स हैं, सांप सूंघा हुआ है। हम बच्चे थे तो मेरी माँ मुझे लोरी देती थी कि तुम अगर खाओगे नहीं तो तुम कश्मीर कैसे फतह करोगे। आज़ाद कश्मीर का जो सदर है, वज़ीर आज़म है, उसने उससे बड़ी रोते हुए तकरीर की। उसने कहा कश्मीर की बेटियां आज भी खिड़की खोल के देखते हैं कि पाकिस्तान की फौज आ रही है कि नहीं आ रही है। हमें फौज रखने की ज़रूरत है अगर कश्मीर ना हो, हमें घास खाने की ज़रूरत है अगर कश्मीर ना हो, हमें एटम बम बनाने की ज़रूरत है अगर कश्मीर ना हो। नॉट एट ऑल। और कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान ने, आज मैं पूरे दिन चैनल्स देखता रहा, अल्ताफ अहमद शाह का जिक्र नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिनके यहां अगर कोई कुत्ता मर जाए किसी जगह ना, तो उस कुत्ते की कहानियां नशर होती रहती हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि एक आदमी ने 66 साल एक ऐसी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर, कि जिस इंडिपेंडेंस मूवमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक तुम्हारे साथ है भाई, तुम्हारी रोजी रोटी लगी हुई है उस इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ, मेरी नहीं लगी हुई, मेरे जज्बात हैं। पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो एट स्टेक किस वजह से है? भारत की वजह से। और भारत की वजह से किस लिए है? इंडिया की वजह, कश्मीर की वजह से। वरना भारत में तो सिख भी आज़ादी मांग रहे हैं, भारत में तो तमिल भी आज़ादी मांग रहे हैं, भारत में तो क्या नाम है वो 7 स्टेट्स में जो जो, जो जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, सिल्की को, सब जगह नागालैंड और मिजोरम और ये सारे आज़ादी मांग रहे हैं। हम उनके साथ क्यों नहीं चलते? हम इतने बड़े कोई इंसानी हुकूक के दाई तो नहीं है। हम तो आज़ादी किस लिए कहते हैं कि बुनियादी तौर पर एक कलमा पढ़ने वाली कौम थी जो कि जिसने हमारे साथ आने का दावा किया था, जब वादा किया था, और 1935 से हमारे साथ चले आ रहे थे। हम उनको शहरक कहते हैं, हम कहते हैं वो अनफिनिश एजेंडा है पाकिस्तान का। हम कहते हैं कायद आज़म ने उसको हमारे साथ एक ताल्लुक बनाया। हम कहते हैं कि वो कश्मीरी जो हैं उनके बगैर पाकिस्तान इनकम्प्लीट है। उसके बावजूद ना निकलो, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया को क्या हो जाता है? ये वो रवैये हैं जिसकी वजह से होता यह है कि वो लोग जो हैं वो हमारे साथ, उनके दिल जो हैं वो मैले होते हैं। अगरचे को वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के दिल आज भी हमारे साथ धड़कते हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर आवाज़ बुलंद की जाए तो पाकिस्तान जो है वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके साथ खड़े होंगे। बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, जाने भी दी, यहाँ कश्मीर से लोगों ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन असल मसला ये है कि इतना बड़ा आदमी चला गया, इतना बड़ा आदमी जिसकी पूरी ज़िंदगी 66 साल में से कम 50 साल खालिसतन उसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आपको बुक किया होता। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ जिंदा रहना आसान काम नहीं। मैं 2 दफ़ा इंडिया गया हूँ, मुझे पता है। 22 करोड़ मुसलमान खिलाफ थे कश्मीरियों के, कहते थे कि ये कश्मीरियों ने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मैं पहली दफ़ा 2007 में गया तो एक जनपथ रोड के ऊपर एक मस्जिद थी जहाँ होटल के सामने, मैं उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया। मैंने उससे पूछा मस्जिद के लोगों से, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कश्मीरी, उसने कहा हमें भी तबाह किया हुआ है, लोग हम पे भी शक करते हैं। तो कश्मीरी कहते थे तुम हमारा साथ नहीं दोगे, एक दिन तुम्हारे साथ भी यही सूरत हाल होगी। आज कश्मीर से बुरी सूरत हाल है भारत के मुसलमानों की। आज वो ना घरों में रह सकते हैं, न चैन से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, न चैन से खा सकते हैं, न चैन से आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। सिर्फ चंद 1 करोड़ कश्मीरियों से इनकार किया और 25 करोड़ जो है जिल्लत और रसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पूरी स्टेटमेंट आपने सुनी है, इसके अंदर बात ऑब्वियस है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि जहाँ पे कश्मीरियों की आवाज़ की बात की जाती है तो हमने तो सारी जो एजेंडा, हमारा वेंडेटा, हमारा प्लान, प्रोपेगेंडा हमने किया ही इसके ऊपर है। हमारी जितने भी अदारे हैं उन्होंने कश्मीर को बेचा है। अच्छा वर्ड नहीं है कहने के लिए, आई अंडरस्टैंड, बट ऐसा ही हुआ है। लेकिन जब वहाँ पे इतने बड़े इंसान, जो आपने सारी स्टेटमेंट सुनी, गूज बम्प्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप सुनते हो
कि एक बंदा 66 साल एक तहरीक के लिए खड़ा रहा है, डटा रहा है, बर्बरियत के खिलाफ, जारहियत के खिलाफ, और फिर भी अड़ा रहा है। और ये सब मुझे यहाँ पे हिंदुत्व पॉलिसी को डिस्कस करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। क्यों इतनी ज़्यादा जो मोदी लेड गवर्नमेंट है, बीजेपी है, मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत अंगेज? नहीं, देखिए हमारा दो कौमी नज़रिया बाद में पेश किया अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने 1930 में पेश किया है। एक कौमी नज़रिया पहले आया था 1905 में, और उसको जब शुद्धि और संगठन की तहरीकें आई थी, और उसमें एक आदमी, बल्कि दो आदमी आए थे, गोलवारकर और सावरकर। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको हिंदुत्व कहते हैं। उनकी बुनियाद पे 1925 में पहली दफ़ा नागपुर में हिंदुत्व तंजीम बनी थी, और उन्होंने एक यक कौमी नज़रिया पेश किया था कि ये बरसगीर पाक हिंद जो है ये एक पवित्र सरजमीन है। इस पवित्र सरजमीन में सिर्फ यहाँ की नेटिव कौमें रह सकती हैं, और वो कौमें रह सकती हैं कि जो हिंदू मत से ताल्लुक़ रखती हों। इसमें 4 कौमें रह सकती हैं, ब्राह्मण रह सकता है, वैश्य रह सकता है, क्षत्रिय रह सकता है, शूद्र रह सकता है, और 7 दलित भी रह सकते हैं जो कि उसके इन कास्ट में नहीं आते लेकिन हैं यहाँ के लोग। लेकिन जो बाहर से आए थे वो मुसलमान, वो मलीच हैं, और जिन्होंने हिंदू मज़हब जो है अख्तियार कर लिया, छोड़ दिया, और मुसलमान मज़हब का वो भी मलीच है। जो शुद्धि की तहरीक थी वो कहते शुद्ध करना है, यानी हमने हिंदुओं को, मुसलमानों को हिंदू बनाना है, और संगठन की तहरीक थी हमने ज़बरदस्ती बनाना है। इसी की बुनियाद पर पहली दफ़ा 1925 में मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे। 47 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो नेहरू ने कहा था गोलवारकर से और सावरकर से, और कि आओ हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो उन्होंने कहा था वी डोंट बिलीव इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। दिस कॉन्सेप्ट जो है हमें नहीं है कि जो जहाँ पैदा हो गया वहाँ का शहरी है। हम नहीं मानते उन लोगों को जो जहाँ पैदा हो जाएं लेकिन मुसलमान हैं, वो शहरी नहीं हैं, क्योंकि वो मलीच हैं, उन्होंने इस धरती को नापाक किया है। ये है वो सूरत हाल। अगर पाकिस्तान में रहने वाला को समझता है कि पाकिस्तान उनके जोग्राफिया में शामिल नहीं है, तो ये भूल है उसकी। इंडस वो है, जो सिंध का वो दरिया वो है जिसको आज तक वो अपनी पवित्र सरजमीन समझते हैं। वो त्रिलोकचंद महरूम की जो नज़म है ना, ए आब अब्बासी के बसत मौज रवां है, मालूम है तुझको तेरा शहदाई कहाँ है, आते हैं उसे याद तेरे सब्ज़ किनारे, बेचारे की आहों से निकलते हैं चिराए, मालूम है तुझको तेरा शहदाई कहाँ है। ये रोना उनका आज भी है। वो इंडस को पवित्र देवताओं का दरिया कहते हैं, वैसे अब्बासीन कहते हैं, वैसे वो सरजमीन कहते हैं जो कौरव पांडव की हैं। आप अगर न भी मानेंगे तो वो आपके ऊपर आएंगे। तो असल मसला ये है कि ये कबूतर की तरह आंखें बंद करने से और सिर्फ एटम बम जेब में रखने से ज़िंदगी नहीं गुजरा करती। कबूतर की तरह आंखें बंद ना कीजिए। पूरी डिबेट आपने सुनी। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें आगाह करें कि आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में। मीडिया के ऊपर जो ब्लैकआउट है, इसका खामोशी जो है बड़ी मुनाफिकत जाहिर करती है, डिसअपॉइंटमेंट है और अफसोस होता है। लेकिन फिर भी हमेशा जान के रखें कि कश्मीरी जो है हमारे भाई हैं, ये तहरीक जो है, जो हुर्रियत रहनुमा है, लीडर हैं, उन्होंने अपनी जानें दी हैं, ज़िंदगी दी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ दिए हैं, अपने बच्चियों को उनकी जानें भी उन्होंने देने से कोई गुरेज नहीं किया। तो उनके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।